मैं सुरेंद्र दीक्षित एक बार पुनः आपके समक्ष साहित्य गंगा के द्वितीय दिवस में साहित्य से समृद्धि की ओर एक सूक्ष्म प्रयास आज की कड़ी में हम सभी लोगों के समक्ष धौरहरा के लाल, धौरहरा के सपूत, जिन्होंने धौरहरा ही नहीं अपितु अपने जनपद एवं अपने प्रदेश के कई मंचों को इन्होंने साझा किया। ऐसे हमारे प्रिय भैया शोभित तिवारी सूर्य जी आज हम सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। बीरस की ओजमयी वाणी से आप सभी लोगों को अभी तक सामने प्रस्तुत होकर के काव्य रचना का रसास्वादन कराते रहते थे, परंतु वर्तमान वैश्विक महामारी को देखते हुए हम व हमारे भैया शोभित आप लोगों के समक्ष नहीं उपस्थित हो सकते। इसलिए एक सूक्ष्म प्रयास कि कैसे अपने लोगों से जुड़ा जाए, अपने लोगों से वार्तालाप किया जाए, अपने लोगों को के समक्ष उन काव्य पंक्तियों को आप तक पहुंचाया जाए जिनका रसास्वादन करके आप पुनः अंतर्मन आपका प्रफुल्लित हो, पुलकित हो, वीरों की स्मृतियां झंकृत हों हमारे मन मस्तिष्क में। इसी आज के क्रम में हमारे भैया शोभित जी, आपके पिता श्री पंडित सोहनलाल तिवारी जी मूलतः कस्बे के ही निवासी, अपने धौरहरा नगर के ही निवासी हैं। भैया शोभित जी से मेरा निवेदन है कि आप अपनी पंक्तियों की शुरुआत करें। उससे पूर्व मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी उन पंक्तियों को हम सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का एक बार एक प्रयास करें कि जिन पंक्तियों को आपने प्रथम बार लिपिबद्ध किया था, लिखा था, जिन पंक्तियों से आपको प्रेरणा मिली कि मुझको इस क्षेत्र में जाना चाहिए, ऐसे हमारे भैया शोभित जी। प्रणाम करता हूं आप सभी को और बहुत बहुत आभारी हूं यूथ धौरहरा का और आदरणीय सुरेंद्र जी का, जिन्होंने अवसर दिया। इस समय लॉकडाउन के समय सभी चीज़ें बंद हैं तो हम संवाद भी नहीं हो पा रहा था, तो ये अवसर मिला आप सभी से संवाद करने का। तो प्रथम हमने 2 पंक्तियां लिखी थी, शायद वहीं से लिखने की शुरुआत हुई, फिर रचनाएं बढ़ती गई। प्रथम जो 2 पंक्तियां लिखी थी वो ऐसे थी, वो नहीं मिलती, वो नहीं मिलते तो क्या हुआ, उनका नाम लेते हैं, आजकल हम धैर्य से काम लेते हैं, क्योंकि इंसान को धैर्य बहुत ज़रूरी है। और जो प्रथम पंक्तियां थी हमने सुनाई, और किसी भी, जैसे कार्यक्रम का नाम है साहित्य गंगा, किसी भी साहित्यिक कार्यक्रम में सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना की जाती है, तो उनके लिए एक छंद प्रस्तुत है आप सभी के मध्य। शारदे माँ बुद्धिदायी प्रार्थना हमारी यही जीवन ए बीते आपके ही गुणगान में। शारदे माँ बुद्धिदायी प्रार्थना हमारी यही जीवन ए बीते आपके ही गुणगान में। आप बसी रोम रोम और धरती शिव्योम, भूतल समस्त आपके ही प्रतिमान में, भूतल समस्त आपके ही प्रतिमान में। नैन में ना नीर रहे, हृदय ना पीर रहे, सब खुशहाल रहे मांगू वरदान में। नैन में ना नीर रहे, हृदय ना पीर रहे, सब खुशहाल रहे मांगू वरदान में। होना रंच अभिमान इतना ही देना ज्ञान, होना रंच अभिमान इतना ही देना ज्ञान। लेखनी चले सदैव राष्ट्र के उत्थान में, लेखनी चले सदैव राष्ट्र के उत्थान में। और जैसा कि बताया गया, सुरेंद्र जी ने परिचय दिया, उसी के अनुसार धीरज का कवि बताया है। तो 4 पंक्तियां जो भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे महापुरुष हुए जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं रखा गया, तो उनके लिए 4 पंक्तियां। एक आज़ाद हिंद फौज होती है, उसके सैनिक क्या सोचते होंगे, ऐसी 4 पंक्तियां। अगर आप सभी को ये अच्छा लग रहा हो तो शेयर करते चलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये यूथ धौरहरा जो इतनी मेहनत कर रहा है
तो उसकी मेहनत का फल सबको सुनाई दे। जो इस समूह में ना जुड़े हों वो भी सुन सकें, जो भी लाइव जुड़ चुके हैं कृपया शेयर करते रहें। पीठ पर वार नहीं हमने किया है कभी, पीठ पर वार नहीं हमने किया है कभी, युद्ध शत्रु से लड़े सदैव ही मैदान में। पीठ पर वार नहीं हमने किया है कभी, युद्ध शत्रु से लड़े सदैव ही मैदान में। शत्रुओं के प्राण हरने को दिन रात सज्ज, शत्रुओं के प्राण हरने को दिन रात सज्ज। विजयी पताका फहराई अंडमान में, विजयी पताका फहराई अंडमान में। बुद्धि व विवेक नित्य बढ़ते हमारे रहे, बुद्धि व विवेक नित्य बढ़ते हमारे रहे। नहीं घबराए देश हित बलिदान में, नहीं घबराए देश हित बलिदान में। भारत का दुख दूर करने को बार बार, भारत का दुख दूर करने को बार बार। जन्म ले सुभाष जैसे वीर हिंदुस्तान में, जन्म ले सुभाष जैसे वीर हिंदुस्तान में। बहुत सुंदर आपकी पंक्तियां हैं। इन्हीं पंक्तियों के कारण ही तो धौरहरा का जो युवा वर्ग है, कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसी कारण आप धौरहरा की युवा वर्ग के लाडले हैं। प्रबुद्ध वर्ग आपको बहुत स्नेह करता है। सौम्य एवं मृदवाणी के लिए आपको जाना पहचाना जाता है, धैर्य के लिए आपको जाना जाता है। कोई भी कार्य आपको, चूँकि हम धौरहरा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है, धौरहरा महोत्सव। उस धौरहरा महोत्सव के शोभित भैया सह संयोजक भी हैं, और जो धौरहरा महोत्सव के अंतर्गत कवि सम्मेलन होता है उसके आप संयोजक हैं। उस कार्यक्रम के संयोजकत्व की संपूर्ण जिम्मेदारी, जो किस प्रकार से उस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए, किस प्रकार से उस कार्यक्रम को किया जाए कि वो बहुत अच्छा कार्यक्रम हो, इसके लिए हमको सिर्फ कुछ नहीं करना पड़ता, हमको सिर्फ बताना पड़ता है कि भैया ये आपको ऐसा करना है जिससे अच्छे से अच्छा कार्यक्रम हो। उस संपूर्ण जिम्मेदारी का आप बहुत अच्छे से उसका पालन करते हैं, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, और जिसका परिणाम है कि हम सभी लोग जानते हैं कि धौरहरा महोत्सव नित नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है। चार पंक्तियों से मैं आपके ही रस की चार पंक्तियों से मैं आपको पुनः स्वागत कि वो पंक्तियां, जिन पंक्तियों के को आप जो आपकी उन पंक्तियों, जिन पंक्तियों के कारण आपको बहुत सराहा जाता है, आपको बहुत पसंद किया जाता है। क्योंकि व्यक्ति जीवन में बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो यूनिक होते हैं। तो उन यूनिक पंक्तियों को आप हमारे मित्रों को सुनाएं। उससे पूर्व चार पंक्तियां कि मैं हूँ भूमि भारत की, भारती है नाम मेरा, मुझको बचा ले ऐसे लाल आज चाहिए, और वीरों का आभूषण में वीर प्रसु जननी हूँ, जमे हुए खून में उबाल आज चाहिए। बहुत सुंदर। आपसे निवेदन है कि कृपया उन पंक्तियों को उद्धृत करने की। चार पंक्तियां हमने लिखी थी राष्ट्रीय एकता दिवस के ऊपर, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मतिथि पर मनाया जाता है। भारत की एकता के लिए अलग हैं जातियां सबकी, अलग हैं जातियां सबकी, मगर परिवार है भारत। अलग हैं जातियां सबकी, मगर परिवार है भारत। हमारी धमनियों में रक्त का संचार है भारत, हमारी धमनियों में रक्त का संचार है भारत। न हिंदू हैं न मोमिन हैं, फकत हम हिंद के वासी। न हिंदू हैं न मोमिन हैं, फकत हम हिंद के वासी। हमारी एकता का भव्यतम आधार है भारत। जो भारत है सभी से मिलकर बना है। रमज़ान का महीना भी चल रहा है, तो मैं सभी को रमज़ान की बधाई देता हूँ। चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। एक भारत के जवान शहीद हुए शहबाज औरंगजेब, तो उन्होंने, उनकी माता क्या सोच रही होंगी। चार पंक्तियाँ मैंने, जब वो प्रतीक्षा कर रही होंगी, तो शहबाज औरंगजेब ने जो सोचा, जो मैं सोचने में सफल हुआ हूँ, तो आप लोग सुने। वफादारी वतन से है, वफादारी वतन से है, सभी दुश्मन मिटा दूंगा। वफादारी वतन से है, सभी दुश्मन मिटा दूंगा। नहीं जो कर सका कोई वही करके दिखा दूंगा, नहीं जो कर सका कोई वही करके दिखा दूंगा। ना आऊं ईद पर घर लौट कर तो जान लेना माँ, ना आऊं ईद पर घर लौट कर तो जान लेना माँ।
तिरंगे से गले मिल ईद में अपनी मना लूँगा, तिरंगे से गले मिल ईद में अपनी मना लूँगा। जब ऐसे बेटे भारत में होते हैं, लेकिन कुछ जो शरारती तत्व होते हैं तो उनको चेतावनी देनी पड़ती है। तो 4 पंक्तियाँ पढ़ते हैं हम। शहीदों की शहादत का यहाँ पर मान रहने दो, शहीदों की शहादत का यहाँ पर मान रहने दो, हमारे दिल में बसता है वो हिंदुस्तान रहने दो, हमारे दिल में बसता है वो हिंदुस्तान रहने दो। जिसे प्यारा हो पाकिस्तान वो भारत से चला जाए, जिसे प्यारा हो पाकिस्तान वो भारत से चला जाए। नमन करते तिरंगे को वही इंसान रहने दो, नमन करते तिरंगे को वही इंसान रहने दो। और 4 पंक्तियाँ जो इस समय हमारी बहनें हैं, जो कुछ स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके वो क्या है, उन्हीं पर हम नारियों का प्रतिरूप देखते हैं। तो उन कुछ पंक्तियाँ नारी शक्ति के लिए। नारियाँ हैं क्या? बहे पावन नदी गंगा उसी की धार है नारी, बहे पावन नदी गंगा उसी की धार है नारी। पढ़ी मानस महाभारत उसी का सार है नारी, पढ़ी मानस महाभारत उसी का सार है नारी। कहीं सीता कहीं राधा जगत आधार है नारी, कहीं सीता कहीं राधा जगत आधार है नारी। डरे दुश्मन सदा जिससे वही तलवार है नारी, डरे दुश्मन सदा जिससे वही तलवार है नारी। और नारियां क्या कर सकती हैं देश के लिए? तो सुनाता हूं एक छंद के माध्यम से। देश पराधीनता के पास से बचाने हेतु, देश पराधीनता के पास से बचाने हेतु सारे सुख पल भर में ही त्याग देती हैं, सारे सुख पल भर में ही त्याग देती हैं। बैरी कितना भी बड़ा मांगे जो अभय दान, उसको दुलारती हैं अनुराग देती हैं, उसको दुलारती हैं अनुराग देती हैं। देश को बचाने हेतु होती चंडिका समान, देश को बचाने हेतु होती चंडिका समान। नहीं 1 इंच भूमि भाग देती हैं, नहीं 1 इंच भूमि भाग देती हैं। सुखी रहे घर बार आपका भी परिवार, सुखी रहे घर बार आपका भी परिवार। भारतीय नारी तज भी सुहाग देती हैं, अपना सुहाग तक दे देती हैं भारतीय नारियां। लेकिन उन नारियों के साथ जब अभद्रता होने लगती है, कुछ शरारती तत्व अभद्रता करते हैं, तब लिखना पड़ता है हिंद के ललाट पर गंदगी ना चाहो कभी, हिंद के ललाट पर गंदगी ना चाहो कभी, उस पर फूल और रोली होनी चाहिए। हिंद के ललाट पर गंदगी ना चाहो कभी, उस पर फूल और रोली होनी चाहिए। 4 पंक्तियां हैं, सुने। हिंद के ललाट पर गंदगी ना चाहो कभी, उस पर फूल और रोली होनी चाहिए। हिंद के ललाट पर गंदगी ना चाहो कभी, उस पर फूल और रोली होनी चाहिए। हिंद के ललाट कुछ विस्मृत हो रहे हैं, विस्मृत हो रहे हैं। चलिए चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि है क्या कि काफ़ी दिनों से मंचों एक प्रकार से हमें लग रहा है कि 1 डेढ़ महीना 2 तो हो ही गया है, तो मंचों को साझा ना करने के कारण, चलिए सुनाते हैं, याद आ गया। इस कारण ये सारी दिक्कतें होती रहती, समस्याएं सभी के सामने आती हैं। हिंद के ललाट पर गंदगी ना चाहो कभी, उस पर फूल और रोली होनी चाहिए। जय हिंद बोलकर बैरियों को मारे सदा, और इंकलाब वाली बोली होनी चाहिए। कभी भी चना अकेला भाड़ नहीं फोड़ सके, कभी भी चना अकेला भाड़ नहीं फोड़ सके। इनके विरुद्ध यहाँ टोली होनी चाहिए, इनके विरुद्ध यहाँ टोली होनी चाहिए। नारियों की और जो भी डालते हैं कुदृष्ट नित्य, छातियों पे उनके भी गोली होनी चाहिए, छातियों पे उनके भी गोली होनी चाहिए। और आगे की पंक्तियां, जो हमारा क्षेत्र है तराई क्षेत्र है कहा जाता है, हम लोग तराई के हैं, तो यहाँ पर गन्ने की फसल ज़्यादा होती है, लेकिन किसानों को सही समय पर उसका भुगतान नहीं मिलता है। तो 4 पंक्तियां हमने उसके लिए लिखी थी, यही सही समय है शायद। इस समय किसानों को धन की आवश्यकता है, क्योंकि हर जगह से आय के स्रोत बंद हैं, तो हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं पंक्तियां। बड़े बदलाव का खाका बताओ कौन खींचेगा, बड़े बदलाव का खाका बताओ कौन खींचेगा। नहीं सुधरे अगर हालात आके कौन मीचेगा। मिलेगी जो नहीं कीमत किसानों के पसीने की, मिलेगी जो नहीं कीमत किसानों के पसीने की। बताओ खून से फसलें यहाँ फिर कौन सींचेगा, बताओ खून से फसलें यहाँ फिर कौन सींचेगा। बहुत सुंदर आपने वर्तमान परिदृश्य में उन योद्धाओं का नाम लिया, जिन योद्धाओं के कारण आज संपूर्ण देश का जो सिस्टम है वो बंद है।
सारी मशीनरी बंद हैं, लेकिन फिर भी हम क्या देख रहे हैं कि वो मशीनरी बंद हो जाए तब भी हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारा जीवन यापन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस जो भूमिपुत्र है, जिसको हम किसान बोलते हैं, कृषक बोलते हैं, उसने जो खून पसीना इस जमी के ऊपर, इस भारत भूमि के ऊपर खून पसीने रूपी हल को चलाया है, उसी का परिणाम है कि हम भौतिकता को छोड़ करके, और हमारी जो मूलभूत आवश्यकता होती क्या होती? अनाज होती है आवश्यकता। उस अनाज की पूर्ति हो रही है। और अगर हम सभी लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि अगर वो किसान अपने खेतों में काम ना करे, हल ना चलाए, फसल ना पैदा ना करे, तो क्या हमारा जीवन यापन हो सकता है? नहीं हो सकता। एक बार हम ये सोच सकते हैं कि मशीनें नहीं होंगी, चल जाएगा, सब कुछ नहीं होगा, चल जाएगा, लेकिन अगर अनाज ही नहीं होगा जिससे हमारी क्षुधा शांत होगी, अगर अनाज नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इसलिए उस किसान, उन भूमिपुत्रों को नमन करता हूँ कि उन्हीं के मेहनत का ही परिणाम है कि हम आज जीवित हैं। हम सभी लोग जीवित हैं, हम ही नहीं जीवित हैं, सभी लोग जीवित हैं कि हमारी क्षुधा की तृप्ति हो रही है। इसलिए उनके बारे में भी हम सभी लोगों को सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। ये हमारा आपका दायित्व है, क्योंकि अभी तक जितनी भी नीतियाँ बनी वो किसानों को केंद्र बिंदु मान करके नहीं बनी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वर्तमान का जो नेतृत्व है किसानों को केंद्र बिंदु मान करके ऐसी नीतियों का सृजन कर रहा है, जिससे मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आगे चल करके यही जो जमीन का आधार स्तंभ है कृषक, किसान, इसकी भी आर्थिक जो दशा और दिशा अच्छी होगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि शोभी जी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही। जैसा कभी कभी शोभी जी ऐसा होता है जी कि व्यक्ति बाहर बहुत अच्छा सराहा जाता है जी, जो भी उसके अंदर टैलेंट हो, गुण हो, क्वालिटी हो, उसके अंदर बाहर बहुत सराहा जाता है, लेकिन जब वो व्यक्ति अपने घर में आता है तो घर में स्थितियाँ क्या होती हैं कि स्थितियाँ बिल्कुल प्रतिकूल होती हैं, ज़्यादा महत्व ही नहीं देते। आप जो एक कविताएं रचनाएं लिखते हैं, क्योंकि विद्यार्थी भी हैं आप, पढ़ाई भी कर रहे हैं और सामान्य वर्ग से आते हैं, ऐसा तो है नहीं, इसलिए ऐसी अवस्था में घर वालों की, जैसे माता पिता हो गए, आपके भाई हो गए, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया आपके प्रति रहती है? वो आपका उत्साहवर्धन करते हैं या क्या इस प्रकार से कि आपका और मनोबल बढ़ता है कि नहीं अच्छा हो रहा? घर वालों का भी मनोबल एक बढ़ता है उनका कि मेरा लड़का बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हमारे घर वालों का यह मानना है, हमारे बड़े भाई और माता पिता लोग यही कहते हैं कि पहले अपना करियर बनाइए, कि जब तक आप अपने शिक्षा में पूर्णतया कुछ नहीं हो जाते हैं तब तक काव्य के क्षेत्र में ज़्यादा रुचि ना थोड़ा, क्योंकि काव्य कभी आपको जीविका का साधन नहीं हो सकता। जैसे आप मान लीजिए इस समय लॉकडाउन हो गया 2 महीने का, तो इस समय जो कविता के सहारे ही लोग थे वो बिल्कुल पैदल हो गए। इसीलिए हम जो वीडियो देख रहे हैं हम सभी को बताना यही चाहते हैं कि कविता आपकी आय का स्रोत नहीं हो सकती है, कविता साधना हो सकती है, तो उसकी साधना करिए, लेकिन उससे पूर्व आप कुछ ऐसा या व्यवसाय कर लीजिए या पढ़ाई के माध्यम से कहीं कुछ ऐसे जगह पर पहुंच जाइए जहां पर आपके आय के साधन हो पर्याप्त, उसके बाद कविता के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय हो। बहुत अच्छा। मुझे वो पंक्तियाँ शायद हमारे एक मित्र हैं उनकी पंक्तियाँ हैं, पूर्ण रूप से याद नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत याद है कि कविता कोई वस्तु नहीं, यह तो एक साधना है जी। कवि उसका साधक है, उसके मन की लिखी भावना है, और लिखे कोई श्रृंगार तो कविता प्रेमी मन को छूती है, और लिखे कोई अंगार तो कविता देश प्रेम को बोती है। वाह, बहुत अच्छा। व्यंग चपलता ना मैं लिख पाऊँ, ना ही मैं श्रृंगार लिखूं, और माँ मुझको बुद्धि दो ऐसी मैं केवल अंगार लिखूं। ये हमारे एक मित्र हैं, उनकी पंक्तियां हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सत्य है कि
कविता को वर्तमान जो परिदृश्य से हम देख रहे हैं, तो कविता को एक साधन बना लिया गया है, व्यवसायीकरण कविताओं का हो गया। जबकि हम सभी लोग देखते हैं, जब भी समाज को जब कभी आवश्यकता हुई, समाज को जगाने की आवश्यकता हुई, तो जब भी इस देश राष्ट्र के ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट आया, तो जो राष्ट्र जागरण का सबसे बड़ा अभियान अगर किसी ने लिया तो इसी कवि जगत ने लिया। क्योंकि हम देखते हैं जब इस देश के ऊपर मुगलों का आक्रमण होता है, अकबर का शासन था, अपनी जो भारतीय संस्कृति सभ्यता को नष्ट किया जा रहा था, तब संत तुलसीदास जी आते हैं, रामचरितमानस की रचना करते हैं। और उस रामचरितमानस की रचना का परिणाम क्या होता है हम सभी लोग जानते हैं कि पूरा भारत राममय हो जाता है, पूरा भारत राममय हो जाता है। और तुलसीदास जी पहले कवि हैं जिन्होंने कवि सम्मेलन किए, समझिए हर चौराहे पर जाकर उन्होंने कविता सुनाई। बताइए। बहुत अच्छा कि ये सत्य है कि जो कवि सम्मेलनों की जो न्यूज कहाँ से पड़ी, वो तुलसीदास जी को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने कवि जगत को एकत्रित किया, संगठित किया। और जब संगठित किया तो उनको एक मंच पे ला करके कि अपने ओजमयी वाणी के द्वारा इस समाज को जागृत करिए। तो कवि धर्म बहुत बड़ा होता है। मैं मानता हूँ कि काफ़ी अच्छे कवि हैं जिनके द्वारा हमको समाज को प्रेरणा प्राप्त होती है, उनका बहुत बड़ा समाज के जागरण, राष्ट्र के जागरण में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन वहीं बीच बीच में कुछ ऐसे भी लोग आए जिन्होंने उसका व्यवसायीकरण कर दिया, वो अपने धर्म से विमुख हो गए। इसलिए कुछ संकट, लेकिन जिन्होंने इसको धर्म माना, कवि धर्म, उन्होंने कविता को धर्म माना, काव्य को एक धर्म माना कि हमारा उद्देश्य क्या है कि इस राष्ट्र का जागरण कराना। और जब ये हमारे अंदर भावना रहती है तो हमें लगता है कि अन्य जो कार्य हैं उन कार्यों को करते हुए भी हम ये कार्य अच्छे से कर सकते हैं। तो आप वही, मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि आप वही कार्य भी, भाई विद्यार्थी जो ना पढ़ाई अध्ययन भी कर रहे हैं, अध्ययन के साथ साथ घर का भी काम, और उसमें से जो कुछ समय मिलता है उस समय का आप सदुपयोग करके कविता लेखन का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा ही गया है, जो अगर अच्छे लोग हैं काव्य शास्त्र आदि में अपना समय बिताते हैं, और मूर्ख लोग व्यसन निद्रा आदि में बिताते हैं। आपकी बात से याद आया, जो आपने अपने मित्र की पंक्तियाँ सुनाई कि अंगार लिखूं, तो मुझे वागीश दिनकर जी की पंक्तियाँ याद आती हैं। शायद वो सही से ना हो, लेकिन सुनाता हूँ। कविता शुद्ध सिराओं में शोणित भरती है, कविता शुद्ध सिराओं में शोणित भरती है, वह समाज मर जाता है जिसकी कविता मरती है, वह समाज मर जाता है कविता जिसकी कविता मरती है। और चार पंक्तियाँ इसी पर मैं सुनाता हूँ कि अब नहीं रहा, मैं क्यों लिखता हूँ वीर, अब नहीं मौसम रहा महबूब तेरे प्यार का, अब नहीं मौसम रहा महबूब तेरे प्यार का, सर कलम करना पड़ेगा देश के गद्दार का, सर कलम करना पड़ेगा देश के गद्दार का। और युद्ध की इन धमकियों से है नहीं डरना हमें, युद्ध की इन धमकियों से है नहीं डरना हमें, युद्ध अब की बार होगा आर का या पार का। पहले पक्ष 3 और 3 फिर 4 मत मानिए, रखिए समक्ष यक्ष और सत्य का ही पक्ष, 3 और 3 फिर 4 मत मानिए, गीता का महान ज्ञान भारत की आन बान, नए दौर वालों इसे भार मत मानिए, गीता का महान ज्ञान भारत की आन बान, नए दौर वालों इसे भार मत मानिए, देश प्रेम के अलावा सब कुछ है छलावा, देश प्रेम के अलावा सब कुछ है छलावा, हर मुस्कान को भी प्यार मत मानिए, हर मुस्कान को भी प्यार मत मानिए, लड़िए सदैव जंग, लड़िए सदैव जंग, भले कटे अंग अंग, किंतु शत्रुओं से कभी हार मत मानिए, किंतु शत्रुओं से कभी हार मत मानिए। कोई भी हमारा शत्रु हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। बहुत सुंदर शोभित जी। वर्तमान में जो जी संक्रमण का सबसे बड़ा द्योतक कौन सा है कारक? गंदगी। उस गंदगी की निरंतर साफ सफाई कर रहे हैं ऐसे सफाई कर्मी, सफाई स्वच्छता पहरी, उनको भी मेरा नमन है कि वो अपना कार्य बड़ी तन्मयता के साथ कर रहे हैं कि अपने जीवन को दांव पे लगा करके। किस लिए? इसलिए क्योंकि यह देश रहना चाहिए, इस देश की संस्कृति रहनी चाहिए, इस देश की सभ्यता रहनी चाहिए, क्योंकि इस देश में सज्जन शक्ति का रहना अत्यंत आवश्यक है। यह देश सज्जन शक्ति से ही पहचाना जाता है। इस देश का जो मूल उद्देश्य रहा है, क्या रहा है, ध्येय वाक्य रहा क्या रहा,
कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां काश्चित् दुख भाग भवेत्। ऐसी भावना इस देश की संस्कृति की रही है और इसी का परिणाम है। देख रहा है कि एक देश चाइना है जो महामारी फैला रहा है और एक देश भारत है जो संपूर्ण विश्व को औषधियाँ उपलब्ध करा रहा है, प्रेरणा दे रहा कि हम कैसे कोरोना से, और हम कैसे, जो हमारा विश्व बंधुत्व का एक नारा था, हम अयम निजा परो वेति लघु गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। ऐसी जो भावना रही इस देश की, उसका प्रत्यक्ष चरितार्थ हमारे सामने हो रहा है, यथार्थ में परिलक्षित दिखाई दे रहा है कि भारत देश इन्हीं कार्यों के द्वारा विश्व गुरु था, विश्व का नेतृत्व कर रहा था। इसलिए हम सभी, आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि जो भारत देश की जो सांस्कृतिक विरासत थी, यही विरासत थी, विश्व बंधुत्व की विरासत थी, उस विरासत को और बढ़ाएं। और जब ऐसा करेंगे तो यथार्थ में जो हम लोग कहते हैं ना कि भारत देश विश्व का नेतृत्व कर रहा था, और पुनः कहते हैं कि फिर से भारत को विश्व का गुरु, विश्व का सिरमौर बनाना है, उसकी तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। दिखाई दे रहा है वैश्विक समुदाय हमारी, तो भारत का धर्म था, भारत की जिस कार्यों के द्वारा पहचान थी, उस कार्य में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो सत्य है कि भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, वो करेगा, लेकिन कब करेगा? जब हम सभी लोग इस मुहिम का अंग बने। जिस परिदृश्य में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, कोई जरूरी नहीं भाई चिकित्सक बंधु चिकित्सक हैं, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्वच्छता प्रहरी स्वच्छता के माध्यम से इस कोरोना महामारी से लड़ने का संदेश दे रहे हैं। पुलिसकर्मी, पुलिस के बंधु, वो अपने कार्यों के द्वारा कैसे कोरोना को हराया जाए। लेकिन उसके साथ साथ हमारा भी दायित्व है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो अच्छे विचारों के द्वारा, और विचार क्योंकि आज सोशल मीडिया के युग हम सभी लोग जानते हैं, अच्छे विचारों का प्रतिपादन करें, समाज को जागरूक करें। क्योंकि एक प्रकार से हम देख रहे हैं कि समाज में एक गैप बन गया है। कैसा गैप? इसलिए गैप नहीं है क्योंकि जो कार्यों की गति थी वो रुक गई, इसके कारण जो गैप बन गया, उस गैप को पाटने के लिए क्या है कि उस गैप को तभी भरा जा सकता है क्योंकि व्यक्ति घरों में खाली बैठा हुआ है। उसको क्या चाहिए? उसको कार्य चाहिए। कैसा कार्य चाहिए? तो कार्य का कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय उसको अच्छा साहित्य हम उपलब्ध कराएं। किस माध्यम से? ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराएं उसको अच्छा साहित्य, देश का साहित्य, राष्ट्र का साहित्य, अपने वीर जो वीर गाथाएं हैं उनका साहित्य, वीर पुत्रों का साहित्य, वो डिजिटल माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, PDF के थ्रू उनको उपलब्ध कराएं, उसका अध्ययन करेंगे, स्वाभाविक है। इसी माध्यम से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन माध्यम से उनको हम सोशल मीडिया के द्वारा उनको उपलब्ध करा सकते हैं, उसका वो अध्ययन कर सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते, समीक्षा कर सकते हैं। और फिर हम जब देखेंगे तो क्या देखेंगे कि जैसे ये वैश्विक महामारी हारेगी, भारत देश इस कोरोना से मुक्ति पाएगा, तुरंत भारत देश इतनी गति के साथ आगे बढ़ेगा कि इसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे युवा देश है, सबसे युवा देश है, सबसे अधिक आबादी युवाओं की इस देश में है। इसलिए हमको तो रुकना ही नहीं है, हमको तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन कब? जब हमारे विचार सकारात्मक होंगे, हमारी जो कार्य करने की शैली होगी वो सृजनात्मक होगी। बहुत अच्छा लगा आप सभी मित्रों को, भैया शोभित जी को। ये जो साहित्य गंगा देख रहे हैं, ये साहित्य गंगा सिर्फ हमारे कारण ही साहित्य गंगा नहीं, इस कार्यक्रम के सृजन में भी बिहाइंड द सीन अन्य और भी कई लोग हैं। लेकिन चूंकि ये लॉकडाउन के कारण और जो सरकार ने एक नियम बनाया सोशल डिस्टेंसिंग, इसके कारण वो नहीं आ सकते हैं। पूरा जो ये सेटअप है, उस सेटअप को तैयार करने के बाद वो सोशल डिस्टेंसिंग के कारण, अन्य सारी चीज़ों के कारण, इसलिए वो बिहाइंड द सीन है, हमारा कोई कार्य नहीं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कोई एंकर नहीं हूँ, मैं कोई रचनाकार नहीं हूँ, मैं कोई बुद्धिजीवी नहीं, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। लेकिन सामान्य व्यक्ति को गढ़ने में जिन बंधुओं की, जिन मित्रों की, जिन मेरे छोटे भाइयों की
मुझसे स्नेह करने वाले मेरे प्रिय जनों की जो साधना है, उन सब साधना का भी परिरूप ये साहित्य गंगा है। ऐसे हमारे अमन भैया, अमन मिश्रा जी, सोही शुक्ल, गोलू शुक्ला जी, राजहंस जी, शिवा जी, शिवम मिश्रा जी, मुन्ना जी अर्थात मुन्ना सिंह, जो स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में क्रिकेट की अनिल कुंबले की एकेडमी है, उसमें वो तैयारी करते हैं। उसी में आकाश जी, विकास जी, तो ऐसे ये बालक हैं जिन बालकों की ऊर्जा देख करके हमको कभी कभी हम ऊर्जावान होते हैं। इन सभी अपने प्रियजनों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को, जब ये लाइव चलता है फेसबुक पे, तो आप सभी लोग इसको देखते हैं। एक मेरा निवेदन है कि एक मुहिम है, इस मुहिम का आप अंग बनिए, इसको ज़्यादा से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराइए। इसका उद्देश्य कोई प्रसिद्धि नहीं है, इसका उद्देश्य कोई लालसा नहीं, इसका उद्देश्य सिर्फ एक ये है कि जो अपने क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं, जिन प्रतिभाओं को उजागर करने से धौरहरा आगे बढ़ सकता है, क्योंकि धौरहरा आगे बढ़ सकता था, लेकिन जिनको ऐसा कार्य करना था उन्होंने ऐसा कार्य कोई किया नहीं, किया भी तो उस गति से नहीं किया, और जिसका परिणाम ये है कि धौरहरा आज भी पिछड़ा क्यों कहा जाता है। इसलिए इस पिछड़ेपन को दूर करना है तो उन प्रतिभाओं को हमको सामने लाना पड़ेगा, समाज के सामने उसको दिखाना पड़ेगा, और जब दिखाएंगे तो वास्तव में देखेंगे हम कि और नई ऊर्जा के साथ नए लोग आएंगे, युवा आएंगे अपने अपने टैलेंट के साथ, अपने अपने गुण क्वालिटी के साथ। और जब ऐसा होगा तब धौरहरा आगे बढ़ेगा, धौरहरा बढ़ेगा तो अपना जनपद आगे बढ़ेगा, जनपद आगे बढ़ेगा। जो हमारा जो उद्देश्य है कि यह राष्ट्र विश्व का सिरमौर बने, विश्व का नेतृत्व करे, इन्हीं के शब्दों के साथ अटल जी की दो पंक्तियाँ कि भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज पर छाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने हमें सुना, इसके लिए जय हिंद, भारत माता की जय। आप सभी का बहुत बहुत आभार, पूरी टीम युद्ध धौरहरा का। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और कल आपको नए कवि मित्र मिलेंगे यहाँ पर, आप लोग उनसे भी जुड़ें, और जो लोग देख रहे हैं पोस्ट को शेयर करते हैं।